हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन की क्लास ये रहने वाली है डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स के लिए, जो कि आपकी नोटिफिकेशन निकली है 2024 ईयर के लिए। तो क्लास नंबर 1 में हम लॉज ऑफ मोशन जो आपका चैप्टर रहता है, इसके बेसिस के ऊपर हर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका आंसर देने में क्या हो सको, एबल हो सको। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पीजीटी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं उन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए भी है, जहां कहीं पर भी आपका सिलेबस जो है 11th एंड 12th रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बोला गया है, ये पहला क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसको प्लेस किया गया है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर दो डिफरेंट तरीकों से। मतलब कि एक ही आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसको हम दो तरीकों से क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो इसका मास बेटा क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। पहले आपने इसको वर्टिकली रखा है, फिर आपने इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा है, एंड सेम अमाउंट की फोर्स जो है आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। अब मासेस में अगर डिफरेंस नहीं है, तो अगर आप किसी भी बॉडी को किसी भी तरीके से क्या करो, प्लेस करो, तो फ्रिक्शन जो है वो सेम ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर दो बॉडीज डिफरेंट हो, उनके मास अगर डिफरेंट है, तब आपका फ्रिक्शन जो है वो क्या देखा जाता है, डिफरेंट देखा जाता है। लेकिन अगर एक ही बॉडी को आप दो तरीकों से रखो, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको सेम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पूछा क्या गया है, सेकेंड क्वेश्चन है ये। बोला गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप किसी सर्कुलर ट्रैक में बेटा मूव कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और अगर स्पीड आपके पास कांस्टेंट रहती है, तो मींस अगर मैं वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन की बात करूं, तो वेलोसिटी बेटा इस पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर है तो यहाँ पर, एंड अगर इस पॉइंट के ऊपर है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे देखने को मिला। एंड यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे, इट मींस वेलोसिटी जो है अगर यहाँ पे क्या होती जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। अगर इस पॉइंट की बात करूँ, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बेटा कहाँ पे है, इस वाले डायरेक्शन में है, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी वो किस डायरेक्शन में जाती है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगी। आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट केस है। डायरेक्शन ऑफ मोशन सेकंड अब यहाँ पे है, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड अगेन यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है मैंने एरो के साथ मेंशन किए हैं, टुवर्ड्स द सेंटर जो है, मतलब हर केस में आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही रहेगी। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स जो है बेटा क्या रहने वाली है। अब देखो ये जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स के लिए, यहाँ पर मैं ये नहीं करूंगी कि आपको सिर्फ मैंने 5-6 क्वेश्चन करवा दिए या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करवा दिए और वीडियो को मैंने फिनिश कर दिया। नहीं, यहाँ पर आपको अच्छी क्वांटिटी जो है क्वेश्चन की देखने को मिलेगी, ताकि आपको भी इतना आइडिया लग सके कि अगर आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको इतना पता लग जाता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं एंड वीक पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं। क्योंकि जब कभी भी किसी चैप्टर की प्रिपरेशन करते हो, तो कोई ना कोई आपसे पॉइंट जो है मिस हो ही जाता है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपको ये पता लग जाता है कि आपने कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा जो है फोकस रखना है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स जो है वो क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स जो है जे, और हम आई के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इंपल्स को समझो। इंपल्स का मतलब क्या है, जब लार्ज क्वांटिटी में आप फोर्स अप्लाई करो, लेकिन कितने टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए। तो आपका टाइम जो है हमेशा स्मॉल रहता है। स्मॉल टाइम के लिए जब आपके पास लार्ज फोर्स जो है प्रोड्यूस होती है, उस क्वांटिटी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स बोल देते हैं। अब टाइम की तो कोई भी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, डायरेक्शन सिर्फ फोर्स की होती है। तो इसी वजह से आपकी जो इंपल्स की डायरेक्शन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी बनेगी, आपकी इंपल्स की बनेगी। तो सेम एज दैट ऑफ द नेट फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर इंपल्स का अगर मैं कोई एग्जांपल आपको देना चाहूँ, तो इंपल्स में अगर आप क्या करते हो बेटा, आपने जंप किया, ठीक है, तो जंप करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, स्मॉल टाइम लगता है, लेकिन जंप करने से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो लार्ज। अगर आप किसी को किक करते हो, तो किक एकदम से किया, कम टाइम लगा, लेकिन किक करने से उस पर्सन को जो है वो ज्यादा क्या लगती है, चोट लगती है। तो मीन्स आपने उस पर्सन को किक करते टाइम जो है ज्यादा फोर्स वहां पे क्या हुई है, प्रोड्यूस्ड हुई है। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक मंकी जो, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा था,
4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक मंकी जो है क्लाइंबिंग अप द रोप, तो टेंशन जो है रोप में क्या होगी, तो पहले सबसे पहले रोप बनाओ। कभी भी जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने क्या करना है, हमेशा डायग्राम, आधा आपका आंसर जो है वो डायग्राम ही दे देती है, ठीक है। आधा जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, आधा आपकी ऑप्शन से आपको हिंट मिल जाता है, एंड आधा जो आपका जवाब में होता है वो किस में छिपा होता है, आपकी डायग्राम में। अब ये जो रोप है, एंड रोप के ऊपर जो बेटा यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे मंकी है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और अब देखो जरा, मंकी नहीं है, कैट ज्यादा लग रही है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब देखो मंकी जो है बोल रहा है कि क्लाइंबिंग अप, अप मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इट मींस ये मंकी जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जितनी भी फोर्स जो है ऊपर की तरफ ये मंकी लगाएगा, जो कि किस में प्रोड्यूस होगी, इस रोप में, तो यही फोर्स जो है किस में कन्वर्ट होगी, आपकी टेंशन में। उतनी ही क्वांटिटी की आपको टेंशन देखने को मिलेगी जितनी क्वांटिटी का ये बंदर जो है इस रोप के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास अटैच बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑफ द रोप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ जरा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बेटा, 4 था, और ये बनेगा अब 5th क्वेश्चन। बोला क्या गया है कि एक यूनिफॉर्म रोप है, लेंथ बेटा जिसकी एल है, तो सबसे पहले आप रोप ही बना लो। ये बेटा एल रोप है, और इसको बेटा हमने किसी ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है। और बोला क्या गया है कि एक एंड से आपने फोर्स अप्लाई करी, इट मींस मैं एक एंड से यहाँ से क्या कर दूं, फोर्स को अप्लाई कर दूं यहाँ से, मैंने इस तरफ खींचा मैंने। तो एल तो बेटा इसकी क्या है, रोप की लेंथ है, और यहाँ पे क्या करेगी, थोड़ी सी इस तरफ को आगे को खिसकेगी ये, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि इसमें जो लेंथ में चेंज आया वो कितना है, स्मॉल एल है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास, अगर मैं सिंपल रोप की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं इस रोप की बात कर रही हूँ ना, ये एल वाली की, ठीक है, अभी तक जब तक हमने फोर्स अप्लाई बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। तो मास जो है किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, मास ऑफ द रोप जो है विच इज इक्विवेलेंट टू आपके पास, मैंने बोला दैट इज म्यू एल, ठीक है। मान लिया मैंने म्यू, क्योंकि म्यू जो है किसके इक्वल होता है, मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल। हम सभी जानते हैं जब कभी भी आपका कोई भी रोप जो है, स्ट्रेट रोप जो है टेबल के ऊपर रखी जाती है, तो हम हमेशा जो है म्यू इस क्वांटिटी का यूज करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ से मास कैसे निकला, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया, अगर यहाँ से अगर मैं बोलूँ, यहाँ से अगर आप एक्सलेशन भी निकालना चाहो, तो फोर्स तो आपको पता ही है, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सलेशन। मास आपको ये वैल्यू पता है, तो इट मींस अगर मैं एक्सलेशन निकालना चाहूँ तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास। तो एफ तो एज इट इज ही रहेगा, मास के प्लेस के ऊपर हम म्यू एल को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने फोर्स को अप्लाई कर दिया, फोर्स को अप्लाई करने से ये जो रॉड है वो थोड़ी सी डिस्टेंस क्या करेगी बेटा, कवर करेगी, जिसको मैंने स्मॉल एल के साथ क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं इसका मास लिखना चाहूँ, ठीक है, एम डैश अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, आप खुद देखो, विच इज इक्वल टू म्यू, तो एज इट इज रहा, एंड एल माइनस स्मॉल एल, यही कॉन्सेप्ट चला। बस यहाँ पे इसके लिए आपके पास जो म्यू है, मास पर यूनिट लेंथ, अब लेंथ जो है बेटा थोड़ी सी क्या हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। एल जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, और इसने क्या किया, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करी, तो एल माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास ये आ गया, ठीक है, मास अब ये आपको देखने को मिल रहा है, एम डैश, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस एल, ये तो हमने कर लिया फ्रॉम द एंड। हमें क्या निकालनी है, टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें पता है, एल जो है उसने क्या करी है, मूव करी है, तो हमें निकालना क्या है, टेंशन। अब टेंशन बेटा क्या होती है, फोर्स होती है, मैंने बताया जो भी फोर्स रोप में प्रोड्यूस्ड हो, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस्ड हो, उसी फोर्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या है इसके लिए, ये वाला मास है, क्योंकि डिस्टेंस एल जब डिस्प्लेस होगी तो आपका मास क्या बना, ये वाला मास बना, दैट इज म्यू एल माइनस एल। और एक्सेलरेशन बेटा कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, कितना बनेगा ये, एफ डिवाइडेड बाय म्यू एल, तो म्यू के साथ म्यू कैंसल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ये एफ एल माइनस एल डिवाइडेड बाय बेटा क्या, कैपिटल एल। अगर इसको मैं यहाँ पे देखूं, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, प्लस में भी नहीं आएगा, माइनस में, इसको मुझे थोड़ा सा अगर मैं क्या कर दूं, सिंप्लीफाई कर दूं, तो एफ 1 माइनस एल डिवाइडेड बाय बेटा एल। अगर इसका आप एलसीएम भी निकालोगे ना, एलसीएम निकालोगे, तब आपके पास यही इक्वेशन देखने को मिलेगी, निकाल के चाहे देख लो, एफ एल माइनस एल डिवाइडेड बाय बेटा एल, तो आपको यही इक्वेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। बस आपने क्या किया है, इसको एक स्टेप और आगे मॉडिफाई किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का
बिल्कुल सही आंसर, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और डीएसएसबी में आपने देखा होगा लंबी लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है आपको कभी भी देखने को नहीं मिले हैं। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को आप उठाकर भी देखोगे तो लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले जो है क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से आपको देखने को नहीं मिले हैं। इट मीन्स जब आपके पास टाइम ही कम है और आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो आपने उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जहां पर आपकी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स ना हो, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे लंबी स्टेटमेंट पढ़ने में आपका 1 मिनट तो वैसे ही निकल जाता है। डीएसएसबी इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी नहीं पूछता है। अगर आपको मेरी बातों के ऊपर बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा। आपका जो मिसकंसेप्शन है कि लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देख भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। हमेशा हर एक टाइप का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कई बार लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन को तोड़कर एक छोटा सा क्वेश्चन बना के भी आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 7 है नहीं 6 है, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो जरा, बोला क्या गया है कि एक पार्टिकल है मास m का मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 के साथ, ठीक है, इंपल्स, तो इसकी वेलोसिटी v होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स। तो हम सभी जानते हैं कि इंपल्स जो है किसके इक्वल बनता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स जो है एक फॉर्मूला हमने पीछे देखा, एंड एक जो है इस तरीके से भी आपका इंपल्स दिया जाता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो देखो पहले चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो m कॉमन है, एक ही पार्टिकल को हम पहले v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एंड फिर जब हमने क्या किया इंपल्स को अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी जो है v2 बन गई, तो ऑब्वियस सी बात है v2 माइनस v1, बस यहाँ पे क्या है वेलोसिटी को वेक्टर नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है। देखो जरा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। बोला गया कि एक कांस्टेंट फोर्स, मतलब ये वाली फोर्स जो है बेटा आप अप्लाई कर रहे हो, जो कि आपको बोली गई है m2g डिवाइडेड बाय 2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m के ऊपर आप इस फोर्स को क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। द स्ट्रिंग एंड द पुली, स्ट्रिंग और पुली जो है वो लाइट है, एंड द सरफेस ऑफ द स्मूथ, तो एक्सेलरेशन m1 में कितना प्रोड्यूस्ड होगा। अब देखो बॉडी जो है बेटा आप फोर्स इस तरफ को अप्लाई कर रहे हो, लेकिन मास बेटा यहाँ पे है, तो इट मींस आपको इतना तो नजर आ गया कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन बन जाए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी दोनों केसेस के लिए, एक इसके लिए बनेगी और एक इसके लिए बनेगी। पहले बेटा जहाँ पे फोर्स लग रही है वहां के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लो। अब देखो जब कभी भी आपकी स्ट्रिंग देखने को मिले तो यहाँ पर बेटा आपके पास टेंशन प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, देखते जाना। अब देखो आपके पास एक्सेलरेशन किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे नीचे को गया, तो मतलब किस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर मैं m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ, यही ये वाली फोर्स मुझे ज्यादा लग रही है, तो टेंशन माइनस दूसरी फोर्स कौन सी बैलेंस हो रही है, F, और F फोर्स हमें दी गई है दैट इज m2g/2 और m1a, ठीक है। सेकंड देखो ये वाले मास के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। अब देखो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन तो बेटा स्ट्रिंग में ही रहेगी ना, यहाँ पे स्ट्रिंग में ही रहेगी, लेकिन सबसे नीचले वाली फोर्स कौन सी है, जो आपको मास m2g इस तरीके की फॉर्म में मिलेगी, तो इट मींस m2g माइनस इसको कौन सी फोर्स जो बैलेंस कर रही है, जो रोप में टेंशन प्रोड्यूस्ड हो रही है टी स्ट्रिंग में, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू m2a। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन बेटा क्या है, सेकंड है, दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ किस क्या निकालना है, किससे मतलब है, एक्सेलरेशन निकालना है। जब हम दोनों को एड अप करेंगे तो देख लो t माइनस m2g डिवाइडेड बाय 2, और क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो m2g माइनस t, और ये बेटा आपके पास m1 प्लस m2 कॉमन आ गया, और सॉरी ये आपके पास एक्सेलरेशन जो है कॉमन आ गया। अब देखो टेंशन जो है वो क्या होगी, यहाँ से कैंसल होगी। अब ये क्या बना मेरे पास m2g माइनस 2, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2, ये इस तरीके से 1 है ना, 2m2 और यहाँ पे बेटा 2 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, m1 प्लस m2, जस्ट वेट अ सेकंड बेटा, ओके बेटा। अब थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ना लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर हमारे पास m1 प्लस m2 इंटू बेटा क्या एक्सेलरेशन, मुझे इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू करनी, तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, आपके पास कितना बना, ये नीचे तो बेटा आपके पास बेस में 2 ही आएगा, और इसको इससे माइनस करो तो आपके पास क्या बनेगा m2g, और इसको इस तरफ ले आओ m1 प्लस m2,
ये बना और मेरे पास एक्सलेशन ये, तो मेरे पास एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो ये आ रही है। अब देखो जरा कौन से क्वेश्चन में दिया गया है, m-1 तो नीचे नहीं है, नीचे माइनस माइनस क्योंकि हमारे पास ये प्लस की फॉर्म में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है। अब टुवर्ड्स राइट मतलब आप यहाँ से खुद देखो कि जब नीचे आपका एक्सलेशन जो है हमने नीचे की तरफ इस को ये किया है, तो टुवर्ड्स राइट ही हो रहा है। ये तो आपकी लेफ्ट साइड है और बेटा ये वाली कौन सी साइड है आपके पास, राइट। कई बार यहाँ पे अगर ऑप्शन में भी आपको प्लस दे दिया हो ना, तब भी आपने ये देखना है कि आपका एक्सलेशन जो है नीचे अगर बॉडी जो है हैंग हो रही है तो एक्सलेशन जो है उस तरफ दिया जाता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी का जो मास है वो क्या है, अगर मासेस की फॉर्म में दिया गया है, आपको कोई भी फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं की गई है, तब आप क्या देखोगे, दोनों का मास, जिस तरफ मास ज्यादा है उसी तरफ आपकी बॉडी क्या करती है, एक्सलेट करती है, ठीक है। तीन तरीकों से जो है क्वेश्चन जो है इस तरीके से फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। देखो बोला क्या गया है, एक मास जो है इज हैंगिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस विच इज केप्ट इन अ लिफ्ट, और लिफ्ट क्या कर रही है, असेंड कर रही है। द स्प्रिंग बैलेंस विल शो इन इट्स रीडिंग। अब देखो सबसे पहले तो देखो आप सिचुएशन बना लो कि आपके पास जो है लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर जो है बेटा आपने क्या रखा है, कोई ना कोई स्प्रिंग रखा है जिसके साथ मास को कोई ना कोई अटैच किया है, ठीक है। अब स्प्रिंग के साथ कोई भी मास आप अटैच कर लो तो किसी भी बॉडी के ऊपर पहली फोर्स क्या लगती है, उसका खुद का वेट। तो इसका वेट बेटा कितना आया, तो m2 क्यों लिख रही हूँ बेटा मैं, m सिंपल ही लिखा जाएगा, ठीक है, m जी, ठीक है। सबसे पहली फोर्स इसके ऊपर यही लगती है और इसके ऊपर की तरफ बेटा लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिफ्ट जो है इस तरीके से आपने क्या किया, इस डायग्राम को बना लिया। अब लिफ्ट क्या कर रही है, असेंड कर रही है, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो किस तरीके की रीडिंग जो है वो शो करेगा। अब देखो मास जो है बेटा नीचे है, तो इट मींस मुझे इतना पता लगा कि n आपके पास, आप खुद देखते चलो, n माइनस एम जी विच इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ए। नॉर्मल डायरेक्शन इसको n के साथ रिप्रेजेंट करो चाहे आप r के साथ रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है, ये नॉर्मल डायरेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं n निकालना चाहूँ, नॉर्मल डायरेक्शन निकालना चाहूँ, तो किसके इक्वल आएगा, ये मास एम ए और एम जी। तो आपके पास मास तो कॉमन है, तो a प्लस जी। मुझे यहाँ पे ये भी देखने की जरूरत है कि आपकी लिफ्ट जो है वो असेंड कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मेरा क्वेश्चन जो है वो यहीं से होगा, फ्री बॉडी डायग्राम से ही आपका क्वेश्चन निकल गया। इट मींस आपके पास जो नॉर्मल डायरेक्शन है, इट मींस ये जो वेट है वो क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। एक्सलेशन, लिफ्ट का एक्सलेशन और प्लस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एड अप हो रहे हैं, तो आपके पास जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग शो होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे आधा मैंने बोला कि आपका आधा क्वेश्चन जो है आपकी डायग्राम ही कर देती है, तो जब कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाए आप डायग्राम को सबसे पहले बनाइए, ठीक है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, अ कार्ट ऑफ मास m हैज अ ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू इट शोन इन द फिगर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट आपको दिया गया है, मेंशन किया गया है, म्यू है। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है किसके लिए, कार्ट के लिए, सो दैट द ब्लॉक m जो है जो इसके साथ अटैच किया गया है वो क्या ना हो पाए, फॉल ना हो पाए, गिर ना पाए। तो आप खुद देखो जरा, जब कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे। पहले ये देखो कि आपके पास ये जो मास जो है स्मॉल m जिसको हमने अटैच किया है, ठीक है, इसको इस तरीके से रखा गया है। तो आप खुद देखो कि यहाँ पर इसका जो मास है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला कि बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, उसका खुद का वेट। तो मास इसका m है तो वेट क्या बन जाएगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन जो है बेटा आपका इस तरीके से, इसकी वजह से आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा, n बनेगा। एंड आपके पास इसका जो एक्चुअल में इसके और इसके बीच में थोड़ा सा मैं अलग पेन से बनाती हूँ। अगर ये दोनों मास जो है बेटा इस तरीके से क्या है, ये अटैच हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा म्यू बोला गया है। तो इट मींस यहाँ पे इस मास के साथ ये जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, म्यू एन की फॉर्म में बनेगा, ठीक है, जो कि किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। नॉर्मल रिएक्शन बेटा ये है। अब आप खुद देखो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से बन रहा है, तो इट मींस ये वाला जो कंपोनेंट मुझे ये एरो यहाँ पे शो हो रहा है बेटा, वो क्या है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, इस स्मॉल ब्लॉक का। अब देखो अब क्या करो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इक्वेट कर दो एंड वर्टिकल को वर्टिकल के साथ जो है इक्वेट कर दो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका म्यू एन जो है किसको बैलेंस कर रहा है, इसका इस हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ। देखो म्यू एन किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो mg इस तरीके से आ गया। अब ये म्यू जो है आपको देखो n जो है, ये n आपका किसको बैलेंस कर रहा है, ma को। तो n के प्लेस के ऊपर इट मींस n जो है किसको बैलेंस कर रहा है, ma को। तो जहां पे n है वहां पे मैं ma की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो म्यू
एम ए विच इज इक्विवेलेंट टू एम जी। अब मास को मास के साथ क्या कर दो, कैंसिल कर दो। मुझे क्या निकालना था, मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना था, तो ए की वैल्यू मतलब ए ये निकालना है, तो ए किसके इक्विवेलेंट आएगा, जी डिवाइडेड बाय क्या, म्यू। देख लो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, जी डिवाइडेड बाय म्यू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है। जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन जो है अटैच की फॉर्म में पूछे जाए तो आपने ये देखना सबसे पहले जो बॉडी को हमने अटैच किया है उसका वेट, ठीक है, और वो किसके साथ अटैच है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है साथ में, अगर दूर होगी तो आपका नॉर्मल रिएक्शन ही आएगा, एन म्यू एन नहीं आएगा, ठीक है। जब अटैच कर दी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी साथ में बेटा आपका नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में आता है। एंड इसका बॉडी का जो इस तरीके से आपके हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ करते चलो एंड वर्टिकल को वर्टिकल के साथ इक्वेट करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर, दिस इज 10th। ध्यान से समझते जाना। बोला क्या गया है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव कर रहा है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे डायरेक्शन के सेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। पहले देखो, पहला आपका मास जो है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं पहले ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में बना लेती हूँ, ठीक है, मास m, ठीक है। ये मतलब मास m जो है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और विद अ स्पीड v, तो इसकी स्पीड जो है मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ v के साथ, कोलाइड्स विद अनदर मास। यहाँ पे कोई दूसरा मास था, मैंने इसको मान लिया m2, कोलाइड हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ये कहाँ पे चल पड़ा, इस तरीके जा रहा था नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन मतलब इस तरीके से आ गया अभी ये, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पे v, ठीक है। अब देखो जो बोला कि दो पार्टिकल्स जो हैं कोलेस कर रहे हैं ऑन अ कोलिजन, तो जो न्यू पार्टिकल है जिसका मास बेटा 2m है, विल मूव इन अ डायरेक्शन नॉर्थ एक्सटर्नल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी। इट मींस हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, किसके लिए, मास टू m के लिए। मतलब अब मास पहले बेटा क्या था, m था, फिर मास जो है कितना बन गया आपका 2m बन गया। तो ध्यान से समझते चलो कि पहले पहले जो हमने बॉडी को कंसीडर किया था, तो इसका आपके पास मोमेंटम p1 क्या देखने को मिलेगा, mv, ठीक है, m1v। तो मैं इसको m ही लिख रही हूँ कि पार्टिकल का मास m ही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, तो इसको हम m ही लिखेंगे, ठीक है, m ही लिखते हैं अब इसको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपके पास मास m है। अब देखो सर उसके बाद क्या बोला गया कि आपके पास जो सेकंड मोमेंटम आया p2, मतलब ये इसकी डायरेक्शन बेटा क्या थी, ईस्ट थी, और जब दूसरा आपका मोमेंटम आपको देखने को मिला तो किसके साथ कोलाइड हुआ था, सेम मास के साथ, तो m और v, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन बेटा क्या देखने को मिली आपको, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आप खुद देखो जरा, डायग्राम के ऊपर आओ जरा, पहले यहां से यहां तक गया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक गया। तो इट मींस अगर मैं इसको डायरेक्ट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से करूं तो यहाँ पे मोमेंटम p1 है, यहाँ पे मोमेंटम बेटा p2 है। तो अगर मुझे नेट मोमेंटम निकालना हो तो मैं नेट मोमेंटम बेटा कैसे निकालूंगी, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। यहाँ पे डायग्राम कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझने की भी यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मोमेंटम निकालना है आफ्टर कोलिजन और हमें यही पूछा गया है, लेकिन मास जो है बॉडी का क्या हो गया है, 2m हो गया है, ठीक है। तो मोमेंटम निकाल लो जरा, यहाँ पे आपका p जो है विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, दैट इज mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर। अब जो आपके पास ये जो मोमेंटम है ना, जो बॉडी ने कोलाइड कर दिया, अब इसका मास जो बेटा चेंज हो गया, तो p जो है कैसे फॉर्म में आएगा, 2mv है। तो आपके पास मोमेंटम आपको पता है mv होता है, लेकिन अब मास जो है क्या हो गया है, 2m हो गया है। तो मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी के साथ, तो यही आपको देखने को मिलेगा। और इस इक्वेशन को आप जब आप ओपन अप करोगे तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है कैसे आएगी, दैट इज mv अंडर रूट 2। अब मुझे क्या निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है मुझे, सिर्फ और सिर्फ v के साथ जो है यहाँ पे क्या करना है, डील करना है। तो इस वेलोसिटी को बेटा मैं क्या मान लेती हूँ, ये v डैश, क्योंकि पहले वाली वेलोसिटी भी हमने v मानी, इसको मुझे v डैश मानना पड़ेगा। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। मैं कर रही हूँ v डैश विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, mv अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या, 2m। अब m के साथ m कैंसिल हो गया, मेरे पास v डैश किसके इक्वल बना, v अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो किसी भी इक्वेशन में हमारे पास ये इक्वेशन नहीं है। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अंडर 2 के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब खुद देखो यहाँ पे अंडर रूट, तो ये v किसके इक्वल आएगा, 2 के, ठीक है। और 2 और यहाँ पर क्या बना मेरे पास, अंडर रूट 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास v डैश किसके इक्वल है, v अंडर रूट 2, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, ठीक है। जब आप आधे क्वेश्चन तक यहाँ पे पहुंच जाते हो तो आधा क्वेश्चन आपके ऑप्शंस भी करके देते हैं, ठीक है। आधा क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ जरा, 11th क्वेश्चन है ये।
अब देखो बड़े ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। दो मासेस हैं m1 एंड 2m, दोनों को अटैच किया गया है एक रोप से। ध्यान से समझते चलना, बाय अ रोप पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस मास एंड मासलेस पुली। तो पुली जो है एक्सलेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले ये वाला सिनेरियो बना लो जरा इसके और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बेटा मास जो है क्या बोला गया है m, और दूसरा जो है मास जो है m2 जो है कितना दिया गया है बेटा 2m दिया गया, और पुली जो है बेटा ऊपर की तरफ। ऑब्वियस सी बात है जब मास 2m यहाँ पे ज्यादा है तो ऊपर की तरफ ही खींचेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 kg के हो और यहाँ पे 5 kg के हो तो 10 kg का मास इस तरह, तो आपकी पुली जो है ऊपर की तरफ ही एक्सलेट होगी। एक्सलेशन यहाँ पे है तो एक्सलेशन इस तरीके से होता हुआ ऐसे को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बोला क्या गया कि पुली जो है अपर डायरेक्शन में एक्सलेट हो रही है एक्सलेशन ए के साथ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, मतलब हमें टी की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लो पहले इसके लिए, मतलब रोप में टेंशन टी और फिर यहाँ पे टेंशन टी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बेटा कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन ये वाली, ठीक है। ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आओ जरा फ्री डायग्राम के ऊपर। फ्री डायग्राम जो है बेटा किस तरीके से बनाते हैं, देखो ऊपर की तरफ जो है टेंशन जो है इस तरीके से जा रही है, तो इट मींस अगर मैं सबसे पहले वाला जो है ये वाला मास मान के चलूं, तो मतलब ये वाला मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन जो है इस तरीके से लग रहा है, तो नीचे की फोर्स जो ज्यादा लग रही है। तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर सबसे पहली फोर्स कौन सी लगती है, उसका खुद का वेट, तो ये क्या बन जाएगा 2mg। तो 2mg माइनस बेटा क्या ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन को ये बैलेंस कर रहा है, इट इज इक्वल टू क्या 2ma। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, इस यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम mg, और ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है, मतलब इस तरफ को एक्सेलेट हो रहा है, तो जिस तरफ एक्सेलेट हो रहा है तो वहां पे फोर्स कौन सी ज्यादा है, टेंशन t माइनस क्या बनेगा ये mg, विच इज इक्वलेंट टू क्या ma। अब देखो हमें निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा, मैं तभी क्या निकाल सकती हूँ, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन किस तरीके से निकलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, मैं प्लस कर देती हूँ, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर देती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दैट इज 2mg माइनस टी, और मैं क्या कर रही हूँ प्लस करती हूँ या माइनस करती हूँ, ठीक है, प्लस ही करना पड़ेगा टी और ये माइनस mg विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बना ये 3ma। तो टेंशन के साथ टेंशन यहाँ पे कट होगी, तो यहाँ पे कितना बना ये 2mg, और यहाँ पे mg है तो मीन्स कंप्लीट मुझे mg देखने को मिला, और ma मैंने यहाँ से निकाल 3m बेटा मैंने यहाँ से निकाला, तो एक्सेलरेशन मुझे ये देखने को मिला। तो m के साथ m कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मुझे कितनी देखने को मिल रही है, g/3। अब मेरे पास एक्सेलरेशन अगर आ चुका है तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर दूं या इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मेरे पास टेंशन की वैल्यू जो है आ जाएगी। अब देखो 2mg माइनस टी विच इज इक्वल टू क्या 2ma की वैल्यू कितनी निकाली है, g/3, तो g/3। अब मुझे चाहिए क्या, टेंशन चाहिए, तो टेंशन को मैं एज इट इज यहाँ पे लिखूंगी, तो आपके पास माइनस टी है, तो 2mg डिवाइडेड बाय 3 माइनस क्या बनेगा ये 2mg, दोनों को क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो माइनस टी एज इज रहा, और यहाँ पे 2mg 6mg डिवाइडेड बाय बेटा क्या 3, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास -4mg/3, माइनस के साथ माइनस क्या होगी, कैंसिल होगी, तो मेरे पास जो टेंशन की वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है 4mg/3। अब देखो यहाँ पे, अब 4mg3 यहाँ ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये इक्वेशन जो है g प्लस a किस तरीके से कर रहे हैं, अब देखो ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन जो है जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आपकी ग्रेविटी जो है बेटा नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है एंड एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है, तो इट मींस g प्लस ए आपको देखने को मिलता है। जो तो जहाँ पे g है हम क्या कर देंगे 4m और g प्लस ए, g को रिप्लेस कर देंगे, एक्सेलरेशन जो है बेटा आपका एडअप होता है डिवाइडेड बाय बेटा क्या 3, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसी के क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इसी के साथ थोड़ा सा तोड़ लो क्वेश्चन को, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग से बनाओ, ठीक है। अगर टेंशन नहीं निकल रही तो पहले एक्सेलरेशन निकाल के देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा 12th क्वेश्चन के ऊपर। 12th क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक बॉल आपको दी गई है जिसका मास जो है m है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल ली आपने और इसको पूरा ऊपर की तरफ आपने उछाला किसी भी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ किसी की वेलोसिटी के साथ, तो फाइनल कुछ पॉइंट बेटा यहाँ पर ऐसे आएगा फाइनल कि फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगी और एकदम से थोड़ी सी रुकती है एंड फिर बेटा वो नीचे की तरफ जो है आपकी बॉल जो है मूव करना शुरू कर देती है। तो व्हाट इज द रेट एट विच द मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस, मतलब
किस रेट के साथ जो है आपकी बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पुट किया गया है। देखो बॉल ऊपर की तरफ गई, आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से पता लगा। उसके बाद क्या बोला गया कि आपका मोमेंटम जो है वो कैसे जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, ये क्वेश्चन जो है बेटा किसी किससे आपको पूछा गया है। ठीक है, अब देखो जरा कॉन्सेप्ट के साथ चलो। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बेटा v होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा क्या आपके पास मोमेंटम जो है कैसे चेंज होगा। तो आप सभी जानते हैं dp बाय dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ मोमेंटम जो है चेंज किसी के से हो रहा है, मैं यहाँ पे dp बाय dt लिखती हूँ, और यहाँ पे बेटा क्या फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल की आपके पास वेलोसिटी 0 है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो मेरे पास क्या देखने को मिला, d बाई डी टी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा mu के साथ। मास जो है बेटा कांस्टेंट है, d बाई डी टी जो है u यानी आपके पास क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, तो यहाँ पे हमें इसके साथ डील करना पड़ता है। तो ये वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। अब यह बॉडी जो है बेटा कहाँ आ रही है, आपकी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ए को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, आपके जी के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, आपके पास फोर्स बनी, फोर्स बेटा किसके इक्वल है, ये आपके पास ये वाली। ठीक है, आपका mg। ठीक है, dp बाई dt, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बेटा 13th क्वेश्चन है, हाँ यस 13 क्वेश्चन है ये। देखो बोला क्या गया है कि एक एक्सप्लोजन में एक बॉडी जो है ब्रेकअप होगी टू पीसेस में ऑफ अनइक्वल, मतलब पहले ये बॉडी मैंने मान ली m मास की थी, उसके बाद बेटा क्या हुआ, एक्सप्लोड हो गई। तो एक का मास जो है और इतना बना, और दूसरे का मतलब दोनों का अनइक्वल मास मुझे देखने को मिला यहाँ पे। तो इन दिस केस में, मतलब इस केस में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जब कभी भी बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपने क्या करना है, यूज करना है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को हम बेटा हम किस तरीके से जो है एक्सप्लेन करते हैं, समझते भी जाना और देखते भी जाना। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी समझते चलो ना कि पहले बॉडी का मास m था, फिर दो अनइक्वल मासेस में मतलब दो अलग अलग मास आ गए, तो मैं इस मास को मान लेती हूँ m1 और इसको बेटा मैं मान लेती हूँ m2। अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम जो है मुझे क्या देखने को मिलेगा, m1, और वेलोसिटी मान ली मैंने v1। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास मोमेंटम जो है m2 और वेलोसिटी मानी मैंने v2। ठीक है, अब जो इनिशियल मोमेंटम है वो ही इक्वल होता है आपके फाइनल मोमेंटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास v1 एंड v2 जो है वो क्या है, वेलोसिटीज हैं। m1 m2 आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके मासेस हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है दोनों को क्या कर दो, आप प्लस कर दो। ठीक है, दोनों को प्लस करने का मतलब क्या है कि आपके पास m1 v1 जो है बेटा किसकी इक्वल आ गया, m2 v2, दोनों पार्ट जो है विल न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम। अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का मोमेंटम जो है वो क्या होगा, आपको इक्वल ही देखने को मिलेगा। लाइटर पार्ट, ये बिल्कुल लाइटर और हैवियर पार्ट का तो बेटा इससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो मोमेंटम रहता है, चाहे आपके पास मासेस जो हैं वो अनइक्वल में ब्रेक हुए हों, ठीक है, तो आपके पास मोमेंटम जो है वो सेम ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, रफ हॉरिजॉन्टल, पूरी आपको डायग्राम यहाँ पे बोली गई है। बोला गया फॉर इक्विलिब्रियम of the block of the coefficient of friction between block and surface, it means यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। समझते भी जाना, यहाँ पे मैंने बोला था जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप ये याद रखो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इक्वेट कर दो, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ कर दो। अब यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर आओ। फोर्स बेटा आप इस तरीके से लगा रहे हो। ठीक है, जब फोर्स आपने इस तरीके से लगाई तो आपके पास देखो, मैं यहाँ पे सिंपल वे में, तो मैंने बोला था बॉडी के ऊपर सबसे पहला जो फोर्स लगती है वो लगता है उसका खुद का वेट। तो पहले ये बॉडी जो है m मास की है, तो इसका वेट किसके इक्वल हुआ, mg के इक्वल। ठीक है, और इसके अपोजिट जो यहाँ पे फोर्स देखने को मिली, हम यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन इसको मान के चलते हैं, दैट इज योर n। अब यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे ये वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी बेटा हम फोर्स को इस तरीके से लगाते हैं, जिस कंपोनेंट के साथ जो है आपका एंगल थीटा बनता है, वो कंपोनेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो इट मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा कैसे बनेगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा, दैट इज योर f2 cos ऑफ थीटा, क्योंकि फोर्स बेटा आपके पास ये है। ठीक है, अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो थोड़ा इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इट मींस अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो f ये वाला जो है ना, इस तरीके से
ये यहाँ पे ये इस तरीके से ना, ये हॉरिजेंटल, जब कभी भी बेटा ऐसे देखने को मिले तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और ये वर्टिकल दूसरा कंपोनेंट बेटा क्या बनेगा आपका वर्टिकल, जो कि हम किस साइन के साथ देते हैं, F2 साइन ऑफ थीटा। अब देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमें कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई पड़ गए हैं। अब देखो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है ना बॉडी का, ये बेटा किस किस को बैलेंस कर रहा है, एन विच इज इक्विवेलेंट। पहले तो बेटा ये खुद के वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज योर एम जी। और दूसरा बेटा यहाँ पे F2 cos ऑफ थीटा, ये देखो फोर्स की डायरेक्शन जो है बेटा इस डायरेक्शन में है, मतलब ये एरो इस डायरेक्शन में है और ये भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो n ऊपर की तरफ है तो एक फोर्स बनी, और दो एरो बेटा नीचे की तरफ है, तो mg प्लस क्या बन जाएंगे, F2 cos ऑफ थीटा। सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं, तो सेम डायरेक्शन बेटा ये है सेम, और यहाँ पे भी सेम है, तो इनको हमने क्या कर दिया, एड अप कर दिया। तो ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, जो कि क्या है आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन है, ये आपको पता लग गया। अब देखो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन भी देखने को मिलेगा, नॉर्मल फ्रिक्शन जो है, आप इस तरफ को फोर्स लगा रहे हो ना, तो नॉर्मल फ्रिक्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है हम सभी जानते हैं किसकी इक्वल होती है, म्यू एन के इक्वल आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू है आपको किस तरीके से देखने को मिली, कि आपने क्या किया, एफ जो आपके पास ये जो फोर्स थी ना, दैट इज म्यू एज इज रहा, और एन के प्लेसेस पे आपने इस वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया, ये वाली, ठीक है, एम जी प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब आ जाओ जरा नॉर्मल कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि जो ये आपके पास नॉर्मल फ्रिक्शन जो है स्मॉल एफ, ठीक है, ये किस किस फोर्सेस के बराबर है। एक कंपोनेंट बेटा आपका कौन सा लग रहा है, ये वाला, देखो अब मैं थोड़ा सा इसको, और ये बेटा आपको अगर समझ में आ गया होगा ना, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताती हूँ, दूसरा बेटा डायग्राम बना के, ठीक है, दूसरे पेन से। देखो इस फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो इस एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके दूसरी तरफ कौन सी फोर्स जा रही है, आपकी नॉर्मल, आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मींस यहाँ पे देखो कि नॉर्मल फ्रिक्शन जो है किसको बैलेंस कर रहा है, F1 की फोर्स को, तो F1 एज इट इज रहा, ठीक है, प्लस इस डायरेक्शन में क्या कोई और फोर्स देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स ये वाला जो कंपोनेंट था वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला हमें देखने को मिला, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड अप कर दिया, दैट इज योर F2 साइन ऑफ थीटा। तो हमें यहाँ पे देखने को मिले कि हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ इक्वेट कर दिया, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है। अब एक इक्वेशन बेटा आपके पास ये आई है, और एक इक्वेशन बेटा आपके पास ये आई है, दोनों फ्रिक्शन की फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, म्यू की वैल्यू मिल सकती है। मैंने क्या करना है, ये फोर्स, ये आपके पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी आपके पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसको क्या कर दो, इक्वल वीरे में लेकर, तो इक्वल वीरे में लाने का मतलब क्या है, कि दोनों को क्या कर दो बेटा, इक्वेट कर दो। एक तरफ मैं वैल्यू इसकी रखूंगी, और जो कि क्या है, म्यू एम जी प्लस F2 कॉस और बेटा क्या थीटा, और दूसरी तरफ जो है ये वाली वैल्यू आएगी, दैट इज F1 प्लस F2 साइन ऑफ क्या बेटा थीटा। चाहिए क्या मुझे, वैल्यू म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू इसके साथ है, तो म्यू भी इसके इक्वल बन गया, दैट इज F1 प्लस F2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या बना मेरे पास, दैट इज योर एम जी प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। देख लो जरा बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है ये, F1 प्लस F2, तो ये तो बेटा कॉस वाली तो होगी नहीं, साइन ये भी नहीं है, आपका पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या बन जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट बन जा रहा है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप ये देखो कि आपकी एरो की डायरेक्शन बेटा कहाँ पे है, जो सेम कंपोनेंट वाले हैं उनको बेटा आप ऐड अप करते चलो, एंड जो दूसरी तरफ की फोर्सेस है उनको क्या करते चलो बेटा, आप सब्ट्रैक्ट करते चलो, ठीक है। कंपोनेंट्स देखने हैं, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ, सेम डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उनको ऐड अप कर लो, दूसरा अगर बैलेंस हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ लिख लो, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा, 15 क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, देखते जाना। बोला क्या गया है कि एक वेट है W रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है बेटा, रेस्ट कर रहा है, और आपको बोला क्या गया है, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा थीटा बोला गया है, द लीस्ट फोर्स दैट विल मूव द बॉडी अलोंग द प्लेन विल बी। डायग्राम बना लो। सबसे पहले आपके पास क्या बोला गया है कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल बेटा ये प्लेन है, और इसके ऊपर जो है कोई वेट W जो है बेटा क्या कर रहा है, आपका रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा आपका बोला गया है थीटा है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर तो आप जाओ मत ना। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है मतलब आपके पास ये जो है रेस्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है,
रफ ऑन अ हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से आपका ये रेस्ट कर रहा है। और बोला क्या गया है कि आपका एंगल ऑफ तो लीस्ट फोर्स हमें निकालनी है। तो यहाँ से आपको इतना तो पता लग गया ना कि पहली जो फोर्स यहाँ पे हमें देखने को डब्ल्यू जो है इसका आपको वेट ही बोला गया है, ठीक है। तो डब्ल्यू मतलब आपका mg। अगर मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकालनी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा आपके पास ये है, अगर मुझे लीस्ट फोर्स तो निकालनी है। लीस्ट फोर्स का मतलब ही क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम सभी जानते हैं किसके इक्वल आता है, दैट इज योर म्यू एन। तो ये देखो, ये पहली जो आपकी बॉडी के ऊपर सबसे पहली फोर्स कौन सी लगती है, उसका खुद का वेट। अब ये वेट जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में W दिया गया है। दूसरी फोर्स बेटा इसके अपोजिट कौन सी लगती है, नॉर्मल डायरेक्शन लगता है। नॉर्मल डायरेक्शन बेटा किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, आपके mg के इक्वल, जिसको हम वेट मान के चल रहे हैं। तो इट मींस f को मैं क्या पुट करूंगी, म्यू एन, एन के प्लेस पे आपका क्या आएगा, w। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि हम सभी जानते हैं कि म्यू जो है आपका, आपने देखा होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा कैसे दिया जाता है, म्यू विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो म्यू के प्लेसेस के ऊपर बेटा मैं क्या पुट कर दूंगी, दैट इज योर टेंजेंट ऑफ थीटा, और W आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा W के साथ कहाँ पे है, आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इसको क्या करें, W मतलब आपका वेट और टेंजेंट ऑफ थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जा रहा है, जो 16th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। और देखो ऐसे क्वेश्चन को जो है हमने डील किस तरीके से करना है, जब कभी भी आपको इसी के क्वेश्चन जो है बेटा देखने को मिलते हैं, तो आप ये देखो कि सबसे पहले आपने सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि आपको जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ कहीं पर भी फ्री बॉडी डायग्राम जो है आपको देखने को मिले, तो आप उन आंसर्स को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास जब कभी भी आपका एंगल इस तरीके से बन रहा है ना, तो आपके पास इस तरीके से क्या कर लो, इसको डॉटर लाइन इस तरीके से बना लो, ठीक है। अब ये टेंशन, सेम टेंशन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रही है, और वेट आपका बेटा ये W mg जो है इसी के से, और ये वेट भी बोला गया है कितना है, सॉलिड स्फीयर बेटा 2 kg है, तो हम इसको 2 mg मान के लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास ये जो वर्टिकल कंपोनेंट एंगल जो है बेटा इसके साथ आपको देखने को मिल रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो बाकी का जो ये नॉर्मल वाला आपको एंगल देखने को मिलेगा, बाकी का कितना डिग्री का बचेगा आपके पास, 60 डिग्री। तभी तो आपका ये कंप्लीट क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। सेम यहाँ पे भी आपको ये 60 डिग्री का देखने को मिलेगा, तभी आपका कंप्लीट क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो एंगल जो है, जिस किसी के साथ जो है आपका एंगल जो है वो फॉर्म अप होता है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे बना देती हूँ, ये वाला। अगर ये एंगल जो है थीटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पे भी एंगल जो है आपको ये बैलेंस होते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब ये एंगल जो है बेटा क्या है, आपके इस तरीके से है और ये तरीके से। तो यहाँ पे आपको खुद देखो जरा, टेंशन बेटा एक इस तरफ है, टेंशन बेटा एक आपकी इस तरफ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास क्या है, दो टेंशन बन रही है, और कॉस बेटा क्या आएगा 60, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे अगर 30 है ना अंदर की तरफ, यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ 60, आपका कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या देखने को मिलेगा आपको, mg, ठीक है। अब ये m आपको दिया गया है कितना, 2, तो हमें 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड cos 60 की जो वैल्यू है कितनी होती है, 1/2। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2g मुझे देखने को मिला। तो टेंशन जो है यहाँ से विच इज इक्विवेलेंट टू किसकी इक्वल देखना है, तो 2g, यानी g की वैल्यू भी यहाँ पे बोली गई है कितनी पुट करनी है, 10। तो इट मींस मुझे यहाँ पे कितनी टेंशन देखने को मिली, दैट इज योर 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उनको इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये आपने एंगल जो है किस तरीके से, तो यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ ना, ये वाला जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल बेटा क्या है, 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, तो आपके पास ये जो एंगल है वो कितनी डिग्री का बनेगा, इसका अपोजिट, ठीक है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा, 60 है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, तो मेरा टेंशन यहाँ पे भी सेम ही जाएगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कितने एंगल के साथ है, 60 डिग्री के साथ। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तभी आपके पास ये 60 बना, ये 60, तो ये बीच में भी 30 + 30 ये भी कितना बना, 60। तभी ये कंप्लीट एंगल जो है कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। एंड जिस किसी भी लाइन के साथ आपका एंगल थीटा बनता है बेटा, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये भी आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट तो हम इसको मैं ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि ये वो किसको आपका बैलेंस कर रहा है, आपके यही जो है बैलेंस किसको कर रहे हैं, आपके नॉर्मल जो आपका वेट जो है सॉलिड स्फीयर का वो अटैच किया गया है, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन जो है वो आपका ये आंसर जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर बेटी कौन सा था, 17th क्वेश्चन था, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखो जरा, बोला गया है कि एक कार जो है ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देखते जाना। यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, ये कार जो है
इस तरीके से मूव करिए, मतलब वेलोसिटी इसको दी गई है एंड अबाउट टू अ हाल्ट इन डिस्टेंस भी दी गई है। अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक आपने अप्लाई कर दी मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। If the same car is traveling at a 60 km per hour, it can be brought to halt with the same braking power। बेटा आपने यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझते चलना कि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले ये देखो कि पहले जो है आपकी कार जो है बेटा मूव कर रही है, ठीक है, और आपने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया। ब्रेक को अप्लाई करने से बेटा क्या आपने फोर्स लगाई, तो इट मींस पहले अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि पहले बॉडी आपकी मूवमेंट में है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, कितना वर्क डन किया, मतलब कितना वर्क डन किया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाफ मास। बेटा कितना बोला गया है, क्या बॉडी का यहाँ पे मास दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। क्या वेलोसिटी दी गई, ऑफ कोर्स 30 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आएगा मेरे पास 30 का मतलब आपके पास 900, ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी आपके पास 4। अब यहाँ पे देख लो जरा ये किसके इक्वल आएगा, ये 450 बनेगा, ठीक है, तो मैं 450 m विच इज इक्वलेंट टू 4f यहाँ पे लिख देती हूँ। दूसरे वाला केस देखो जरा, यहाँ पे भी हाफ m और यहाँ पे 3600 विच इज इक्वलेंट टू क्या 4। यहाँ पे बेटा बोला नहीं है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो यहाँ पे खुद देखो जरा 1 और यहाँ पे 8 1800 m विच इज इक्वलेंट टू फोर्स। ना ही तो हमें यहाँ पे फोर्स की क्वांटिटी बोली गई है। अब देखो यहाँ पे f इंटू एस ही आएगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बनी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी और ये इक्वेशन बनी बेटा मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को देखो और हमसे पूछा क्या गया है, इफ द सेम का जो ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हॉल्ट, मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है विद द सेम ब्रेकिंग पावर के साथ। तो आप खुद देखो जरा ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को बेटा क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी 1800 मास और यहाँ पे 450 है, इट मीन्स मेरे पास क्या बना है ये, दैट इज योर 4f और यहाँ पे बेटा क्या बना है 4f, ठीक है, f के साथ f तो s बाय 4 और यहाँ पे देखो जरा किसके इक्वल बनेगा, ये 0 के साथ 0 और 45 को मैं जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही चला जाएगा यहाँ से 45 को अगर मैं 4 के साथ 18 हाँ 4 के साथ जा रहा है, तो बचा के मेरे पास एक तरफ 4 बचा और दूसरी तरफ बचा मेरे पास s बाय क्या बेटा 4। तो मुझे डिस्टेंस ही तो निकालनी थी कि पहले की डिस्टेंस अगर 4 थी तो दूसरे के लिए डिस्टेंस कितनी आएगी, दैट इज योर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16 मीटर। तो क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ऑफ कोर्स मतलब सेम ब्रेकिंग पावर के साथ जाएगी, लेकिन पहले में जो डिस्टेंस आएगी वो 4 मीटर आएगी, जब हमने इसकी स्पीड को क्या कर दिया 30 मतलब डबल कर दिया, तो इट मीन्स आपके पास जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, पहले 4 थी तो 4 का स्क्वायर यानी ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कितनी बनेगी आपके पास 16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा 18th क्वेश्चन के ऊपर देखो। 18 क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ सिस्टम, ये आपको पूरा का पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जब कभी भी मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आप ये देखो यहाँ पे भी बेटा 1 kg का मास है, यहाँ पे भी 1 kg का मास है, ठीक है, तो टेंशन बेटा एक तो आपकी टेंशन ऐसे जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर ये इसके साथ अटैच है तो यहाँ पे एंड फिर ये इसके साथ यहाँ पे अटैच है। बोला गया कि जी की वैल्यू जो है आपने इस तरीके से लेनी है, ठीक है, पूछा क्या गया है, टेंशन पूछी गई है। तो सबसे पहले आप ये करो कि पहले आप जो है डायग्राम बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो जरा आपके पास किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। पहले जो आपके पास जो ये वेट है, ठीक है, ये किसको बैलेंस कर रहा है आपके पास 1g और ऊपर की तरफ आपके पास क्या हो रही है टेंशन, मतलब ये जो है इस तरीके से खींच रहा है इसको ऊपर की तरफ। तो पहले आपके पास क्या बनेगा 1, तो 1g माइनस बेटा टी विच इज इक्विवेलेंट टू क्या 1a, ठीक है। दूसरी आपके पास जो है मतलब यहाँ से, अब यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर टेंशन जो है किसकी इक्वल बनेगी, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, टेंशन जो है वो 1a की इक्वल बनेगी। तो आप देखो जरा इन दोनों इक्वेशन से हम मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास 1g और टेंशन के प्लेस पे मैं यही वैल्यू पुट कर दूंगी 1a विच इज इक्वलेंट टू 1a, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये क्या होगा आपके पास 1g, तो मैं इसको बेटा इस तरीके से नहीं लिखती हूँ ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, मतलब 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको g माइनस a विच इज इक्वलेंट टू a लिखती हूँ। तो g बेटा किसके इक्वल आ गया, दैट इज योर 2a,
ठीक है। जब g की वैल्यू मेरे पास 2a आ चुकी है, इट मींस यहाँ से एक्सलेशन जो है किसके इक्वल देखने को मिलेगा मुझे, g/2। तो मैंने आपको यही बोला था कि अगर टेंशन निकालनी हो, अगर टेंशन डायरेक्ट नहीं आ रही तो पहले आप एक्सलेशन को निकाल के दो। अब एक्सलेशन की जो वैल्यू है इसमें या इसमें आप पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेंशन जो है किसके इक्वल है, a के इक्वल है यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से। तो किसके इक्वल आएगा ये, दैट इज योर g/2। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी बोली गई थी, 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, कितने बनेंगे मेरे पास टेंशन 5 न्यूटन। तो आपके पास ये कहाँ पे है, डी किस में है। ठीक है, तो आपने अगर इनको नहीं वन करके नहीं भी लिखना हो ना तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कि वन लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें इससे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपने क्या वैल्यूज लिखी हैं बेटा, ये कितना है टी, और यहाँ पे कितना था, ये पहले आपके पास 1g माइनस टी, और यहाँ पे बेटा ये आई थी, उसका टी जो था किसके इक्वल है आपके पास a के। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है डायरेक्ट बेटा आपके साथ ये जो है आपका क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ जरा 19th क्वेश्चन के ऊपर। बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो बोला क्या गया है आपको यहाँ पे कि एक एलिवेटर है, पूरा डायग्राम में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे डायग्राम जो है वो मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, सब कुछ मेंशन किया गया है। अब देखो जरा यहाँ पर एक्सलेशन भी बोला गया है, डिसेंडिंग हो रहा है मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, एंड मास जो है ब्लॉक का आपको दिया गया मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस एक्सलेशन के साथ आ रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक्सलेशन जो असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाना, डिसेंड मतलब नीचे की तरफ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एरो भी मेंशन कर दिया है, तो एक्सलेशन मतलब नीचे की तरफ हो रहा है। तो आपको ये पता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी है जो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलती है। अब ये बॉडी एक है और ये बॉडी बेटा आपके पास क्या है, दूसरी बॉडी है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना जरा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे बोलेगी कि फोर्स जो एक्सर्टेड होगी बाय द ब्लॉक ए ऑन बी। अब ये ए और बी दोनों जो है किसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर है। तो इट मींस अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन की मैं बात करूं एन, जो कि किस किस को बैलेंस कर रहे होंगे, यहाँ पर देखो इसका अपना वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इकट्ठा ही यहाँ पे वेट देखने को मिलेगा मुझे कि मास ऑफ द ब्लॉक जो ए के ऊपर रखा गया है ना, वो कितना बोला गया है 0.5। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, जी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा इसको अगर मैं एम ही मान के चलूं तो कितना बनेगा मेरे पास, ये भी सेम ही यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई होगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनती है आर विच इज इक्वल टू कितना बनता है, एम जी माइनस बेटा क्या, एम ए। ये फोर्स जो है इसको बैलेंस कर रही है। तो m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू जो है कितनी बोली गई है 0.5, और एक्सलेशन की वैल्यू जो है g की वैल्यू क्या हमें कितनी पुट कर सकते हैं, मैं 10 पुट कर सकती हूँ, और मास जो है 0.5 और एक्सलेशन कितना बोला गया है 2 बोला गया है। तो यहाँ पर देखो जरा 5 और ये -1 तो कितना है मेरे पास 4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन क्या है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, बी जो है इसका सही। अगर आपको ये वाला आपको कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं भी पता लगता है तो आपने क्या करना है, जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है ना, नॉर्मल डायरेक्शन जो है विच इज इक्विवेलेंट टू m, नीचे की तरफ जा रही है, इट मींस यहाँ पे g माइनस a। ठीक है, नीचे की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल डायरेक्शन जो है आपका क्या करता है, g प्लस ए, जो कि हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। ठीक है, लिफ्ट वाला क्वेश्चन होगा, पीछे मैंने करवाया हुआ है, असेंड कर रही थी उस केस में, यहाँ पे डिसेंड कर रही है। ठीक है, तो असेंड में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर किसी बच्चे ने अगर इतना लेंथी वे में नहीं भी जाना चाहता तो आप सिंपल वाला ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लो, आपका आंसर जो है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल डायरेक्शन भी बेटा क्या है, एक टाइप की फोर्स ही है, तो यहाँ पे हमने फोर्स ही निकालनी थी जो कि किसकी इक्वल आई है, 4 न्यूटन की इक्वल आई है। ठीक है, अब चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन है ये, 20th क्वेश्चन है। अब देखो मशीन गन जो है जिसका मास आपको यहाँ पर बोला गया है 5 kg का। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, मशीन गन है, मास दिया गया है, फायर्स 50, मतलब ये मशीन गन का मास है, ये बुलेट का है। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 30 बुलेट्स पर, मतलब 30 बुलेट्स फायर हो रही हैं 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में, एट अ स्पीड, और स्पीड भी आपको दी गई है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द गन इन द पोजीशन, मतलब कितनी फोर्स चाहिए कि इतनी अगर स्पीड से आप इतनी स्पीड के साथ जो 30 बुलेट जो एक साथ निकाल रहे हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि एक ही मिनट में कितनी बुलेट्स निकली उस मशीन गन से, 30 बुलेट्स, मतलब कंटिन्यूसली 30 बुलेट्स जो है निकली हैं। तो मतलब कितनी फोर्स चाहिए, मतलब उस पर्सन को जिसने वो मशीन गन जो है वो पकड़ के रखी है। ठीक है, फोर्स की बात हुई है, मतलब एक पर्सन को कितनी फोर्स चाहिए। तो फोर्स देखो जरा यहाँ पे, बुलेट
एंड सॉरी मशीन गन एंड यहाँ पे बुलेट्स की बात हो रही है। तो फोर्स बेटा किसकी इक्वल आती है, दैट इज योर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या कितना टाइम लगा, क्योंकि टाइम की यहाँ पे बात हुई है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज योर, यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम की बेटा बात कर लेते हैं, दैट इज योर m2 और यहाँ पे m1v1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या टाइम, टाइम हमें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया 60। अब आ जाओ जरा मास m2 मतलब आपकी जो बुलेट है, ये मास जो है m1 किसका है, मशीन का है, m2 जो है किसका मास है, आपकी बुलेट का है। तो 50 और ग्राम में बोला गया है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो ग्राम को मैं किस में कन्वर्ट कर देती हूँ आपके किलोग्राम में, तो 10 रेज़ टू पावर कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ ये कर रहे हैं, आपके पास रेट जो है, यहाँ पे रेट की बात हुई है। ठीक है, तो कितना हुआ ये आपके पास m2 और स्पीड कितनी है बेटा आपके पास 400। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो है 30 बुलेट्स निकल रही हैं, तो ये भी आपका साथ में ऐड होगा। ठीक है, 30 बुलेट्स निकाली हमने और कितनी स्पीड के साथ, 400 स्पीड के साथ। ठीक है, ये बेटा ऐड अप होती है कितनी बुलेट्स हैं। ठीक है, एन बी आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है। और लेट मी चेक दिस, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, NM2V2 मतलब कितनी बुलेट्स निकली उस मास की पर्टिकुलर। ठीक है, तो n है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट्स भी एड अप होंगी। एंड इनिशियल मोमेंटम, तो देखो पहले तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, मास ही बोला गया है, एंड इसका मास जो पर्सन ने होल्ड करके रखी है ना, तो वो मूव नहीं कर रही है, कांस्टेंट ही रखी हो। आप अपने कंधे के ऊपर भी मशीन गन को चलाओ तो वो रेस्ट के ऊपर है, तो वेलोसिटी v1 बेटा क्या है, 0 है। तो जो प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन ये कितना आएगा, 0 ही आपने देखने को मिलेगा, डिवाइडेड बाय बेटा क्या 60। अब कुछ नहीं करना है, हमने थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं आपके पास कितना बनाइए, 10 के साथ 10 और यहाँ पर आपके पास 3 2, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2, यहाँ पे कितना बना है आपके पास 10। तो यहाँ पर मेरे को ये क्या नजर आ रहा है आपके पास, जस्ट वेट अ सेकंड, 50 और यहाँ पे लेट मी चेक दिस, इसको बड़ा थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ। ठीक है, अभी तक इसको हम यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना था, दैट इज योर 30 था, हाँ 30 तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 60। अब देखो ये 50 है, 50 को मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दो 1000, मतलब इसको मैंने 1000 बना के लिख दिया। और यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 30 और यहाँ पे आपके पास 400 है और डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास 60। अब देखो जरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना बना, ये 1500। ठीक है, और एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसल आउट होगी, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, 2 3 और ये 20 के साथ चला गया। ठीक है, अब देखो जरा, और यहाँ पे 1500 है, तो हमें थोड़ा सा इसको ना, अगर यहाँ पे 30 और डिवाइडेड बाय बेटा 1000 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बेटा किसके साथ जाएगा, ये 500 के साथ। ठीक है, अब देख लो जरा, एक जीरो के साथ एक जीरो, एक जीरो के साथ एक जीरो, एक जीरो के साथ एक जीरो, तो कितना बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑफकोर्स सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 10 न्यूटन जो है वो आपका इस तरीके से निकल जाएगा। कुछ बच्चे जो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 बुलेट्स को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, एंड जो है आपने ये भी ऐड अप करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है, 30 बुलेट्स जो है फायर हो रही है 1 मिनट में, तो ये बेटा काउंट होती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा 21 क्वेश्चन के ऊपर। बोला क्या गया है, एक ब्लॉक है जिसका मास जो है बेटा क्या बोला गया है आपको, 5 kg बोला गया है। ठीक है, 5 kg जो बोल यहाँ पे आपको मेंशन कर ही दिया। ठीक है, रेस्टिंग ये सेम यहाँ पे मास है। ठीक है, तो अब हमने अभी पीछे जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर किया है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बेटा आपको दिया गया है, तो म्यू के जो है आपको दिया गया है और जी की वैल्यू हमने इस तरीके से क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब आप देखो जरा, अगर मैं फ्री डायग्राम की बात भी करूं तो यहाँ पे पहली फोर्स क्या लगती है, बॉडी का खुद का वेट, तो m5g आएगा, और ऊपर की तरफ बेटा कौन सी फोर्स इसको बैलेंस कर रही होगी, इसकी टेंशन। ठीक है, और यहाँ पर भी जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, दैट इज योर mg, सॉरी mg की जगह पे मैं 5g ही लिखती हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब नॉर्मल डायरेक्शन बेटा इसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, इस तरह बेटा आपकी टेंशन इस तरह जा रही है, तो मतलब ये जो है इस तरीके से एक्सेलेरेट हो रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है ना, तो नीचे बेटा मास जो है कोई ना कोई हंग किया है, और ये ब्लॉक जो है इस सरफेस के साथ अटैच है। इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, यानी म्यू
एन जो है बेटा इस तरीके से प्रोड्यूस होगा और म्यू की जो वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमें इसकी वैल्यू दी गई है। अब हमने जो है इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, पहले आ जाओ जरा ब्लॉक ए के ऊपर। ठीक है, मैं इसको मान लेती हूँ ब्लॉक ए ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास प्री बॉडी डायग्राम बनेगी वो किस तरीके से बनेगी देखते चलो। पहले वाली फोर्स जो है आपके पास कौन सी लग रही है, इस कि बॉडी जो इस यहाँ पे एक्सलेट हो रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस वाली ये वाली फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो टी और ये किसको बैलेंस कर रही है, माइनस ऑफ म्यू एन। माइनस ऑफ म्यू एन मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है। यहाँ पे आपका वेट नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी जब म्यू एन। अब म्यू की वैल्यू जो है म्यू एन विच इज इक्वल टू क्या, दैट इज 5a। ये पहली कंडीशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। तो अगर मैं यहाँ पर क्या दिखूं कि n की जो वैल्यू है 5n आ गया। ठीक है, एंड नॉर्मल डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ से इसी इक्वेशन से बात लिखना चाहूँ तो नॉर्मल डायरेक्शन बेटा किसको बैलेंस कर रहा है, 5g को। इट मींस n की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो यहाँ से इस डायग्राम से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि n जो है किसको बैलेंस कर रहा है, 5g को। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, तो n की वैल्यू मैं यहीं पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, t विच इज इक्वल टू म्यू 5, ठीक है 5g बना मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, एंड जो है 5g और यहाँ पे 5a। ठीक है, अगर हम नहीं भी लिखना चाहेंगे तब भी हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। अब आ जाओ जरा दूसरे ब्लॉक के ऊपर। दूसरे ब्लॉक जो है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बेटा सबसे ज्यादा फोर्स कौन सी है, 5g माइनस बेटा दूसरी तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, t विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, 5a। दिस इज बेटा 5a। अब आ जाओ जरा टेंशन की जो वैल्यू है मुझे यहाँ से क्या देखने को मिलेगी, दोनों इक्वेशन देखो जरा। अगर हम इसकी वैल्यू जो है, इस वैल्यू को बेटा मैं अभी लिखती भी नहीं हूँ। ठीक है, सिर्फ यहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है जहाँ पे n होगा वहां पे मैं वैल्यू जो है क्या पुट करूंगी, 5g की वैल्यू को पुट कर दूंगी। ठीक है, अब आ जाओ ये वाली इक्वेशन के ऊपर। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे निकालनी है टेंशन। तो टेंशन बेटा इन ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये बेटा आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों को मैं क्या करूंगी, पहले अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मेरे पास किस तरीके से निकलेगी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक और स्लाइड बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा एड अप करती हूँ, कि थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जरा, आ जाओ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे देखो जरा आपके पास इक्वेशन क्या दी गई, ये बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन बनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर देखो जरा, t माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, यहाँ से आप उठा के देख लो, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है बेटा, n। n किसको बैलेंस कर रहा है, 5g को। क्या हमें g की वैल्यू दी गई है, ऑफ कोर्स हमें g की वैल्यू जो दी गई है कितना बोला गया, 9.8। 9.8 को 5 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n को जो है 5 इंटू 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, विच इज इक्वल टू 5a। ये फर्स्ट इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो t यहाँ पे अगर मैं पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो 5 और यहाँ पे कितने बनेंगे 24.5 विच इज इक्वल टू 5a। ये इक्वेशन बेटा मेरे पास आई। अब आपके पास इस इक्वेशन को मैं 1 जो है और इसको 3 इक्वेशन देती हूँ, और ये इक्वेशन है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज 5g माइनस बेटा t विच इज इक्वल टू 5a। ठीक है, अब ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर रहे हो आप, एड अप कर दो। तो देखो एड अप करने के बाद क्या होगा, t माइनस 24.5, उसके बाद क्या बना मेरे पास यहाँ पे 5g माइनस t, और यहाँ पे ये 5a मतलब यहाँ पे 10a यहाँ पे मुझे, तो टेंशन जो है बेटा यहाँ से क्या होगी, निगलेक्ट होगी। तो देखो 24 और 5g, g की वैल्यू जो है अगेन मैं पुट करूंगी 9.8, तो माइनस 24.5, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट 49 आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 10a। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो जरा, ये और इस इक्वेशन को हम ये बैलेंस ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये 24.5 विच इज इक्वल टू 10a। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, इट मींस 24.5 को डिवाइड कर दो 10 के साथ, तो ये कितना बना मेरे पास 2.45। इट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है कितनी आई, 2.45 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टेंशन पूछेगी, तो मैं किस इक्वेशन में रखूंगी, या तो तीसरी इक्वेशन में रख लो, चाहे आप फोर्थ इक्वेशन में रख लो, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। मैं रखती हूँ यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में देखो टेंशन t विच इज इक्विवेलेंट टू जिसके आएगा, दैट इज कितना है ये 24.5 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या 5 इंटू ए कितना निकालना हमने 2.45। अब देखो t ऐसे रहा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना बना ये, दैट इज योर 24 माइनस 5, और कितना बना, दैट इज योर
12.25, तो टी निकालना है मुझे, तो 12.25 और ये दूसरे जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 24.5। तो ये कितना बना मेरे पास, आपके पास 3.7, हाँ ऑफकोर्स 3675 न्यूटन। ये वाली फोर्स जो है मुझे दिखाई पड़ रही है टेंशन। तो यहाँ पे देखते हैं 36.75 क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है, ऑफकोर्स सी की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको दी गई है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने जी की वैल्यू जो है जो दी गई है वही पुट करनी है। 10 जो है आप अप्रोक्सीमेट मान के मान चलो, जो वैल्यू दी गई है वही आपने पुट करनी है। अगर जी की वैल्यू अगर नहीं दी गई है क्वेश्चन में तो आपने 9.8 पुट करनी है। अगर दी गई है 10 तो 10 पुट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर नहीं दी जाती है क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, वही हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। अब चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 21 22 क्वेश्चन के ऊपर जरा पहुंच जाओ। 22 क्वेश्चन जो है देखो जरा क्या बोला गया है। अब ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, ये भी बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि जो कोफिशिएंट है आपका किसका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, मतलब म्यू की जो वैल्यू है आपको दी गई है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस तरीके से होगा सॉल्व, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर मैं हमने अभी पीछे किया था, म्यू जो है किसके को दी जाता है, दैट इज द टेंजेंट ऑफ थीटा। म्यू क्या है आपके पास, ये आपको दिया गया है, तो मुझे निकालना है कि एंगल ही तो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो थीटा अगर निकालना है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज द टेंजेंट इनवर्स क्या, आपके पास म्यू, म्यू की क्या हमें वैल्यू दी गई है, कॉस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, टेंजेंट इनवर्स क्या, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, तो टेंजेंट इनवर्स 0. आपको क्या देखना, म्यू, म्यू की वैल्यू बेटा कितनी है 0.2, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, ये भी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका कॉस और ये भी नहीं देखने बोला, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, चेंज करके भी देखते हैं, टेन यहाँ पे कितना बोला, 0.1 बोला गया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो टेंजेंट है, ठीक है, वो 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय कॉट होने का मतलब क्या है कि देखो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दो तो 10 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, दैट इज योर क्या बना मेरे पास 5। तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट को मैंने क्या कर दिया, कॉट की फॉर्म में लेकर आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी केवल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बच्चे जो है वो टेंजेंट में ही क्या होते जाएंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे कि हमारा तो यहाँ पे 0.1 आ रहा है, यहाँ पे तो 2 निकल रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का भी यूज करना है, आपको टेंजेंट एंड कॉस, ये जो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 23rd, ठीक है। 23rd क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि 40 kg की स्लैब है जो कि बेटा रेस्ट कर रही है फ्रिक्शनलेस। पूरा क्वेश्चन देखो, जब पूरा सिनेरियो देखो जरा, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, फोर्स जो है देखो, एक बॉडी बेटा ये है और दूसरी बॉडी बेटा ये है। यहाँ पे बोला गया है कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये बॉडी जो है इसके ऊपर है, तो फ्रिक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज योर एफ, ठीक है। इतना तो आप सभी जानते हो। अब देखो यहाँ पर अभी फ्रिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फ्रिक्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलो बोला गया फोर्स बेटा इस तरफ अप्लाई कर रहे हो, जब फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही तो फ्रिक्शन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है अपोजिट में होगा, यानी एफ जो है किसके इक्वल, म्यू एन। अब देखो म्यू की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दी गई है, ठीक है। म्यू की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो आप ये देखो जरा यहाँ पे, वाइल द काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये है, और द स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा ये है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे बेटा क्या है, कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे एड अप होगा बेटा, स्टैटिक, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो म्यू एन और एन जो है किसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज ये तो आपके पास 10 है ना, एन जो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये कितनी आएगी बेटा, इसका नॉर्मल डायरेक्शन और इसका बेटा क्या आएगा, वेट आएगा, तो इट मींस आपका 10g, तो यहाँ पे मैं म्यू s इंटू एन जो है मतलब बैलेंस कर रहा है mg को, तो m की वैल्यू बेटा कितनी है 10, तो 10 इंटू जी, और g की वैल्यू भी हमें यहाँ पर बोली गई है, दैट इज 9.8। ये मैंने आपको यहीं पे इस डायग्राम में बता दी, कैलकुलेशन हम नीचे जाके करेंगे। अब देखो जो फोर्स है किसके ऊपर, स्लैब के ऊपर, मास जिसका क्या है 40 kg का दिया गया है, वो किसको बैलेंस कर रही होगी, जो रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, जो कि कहाँ पे दी गई है, अपर ब्लॉक में देखने को हमें मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल, अगर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँ कि आपके पास यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन अगर नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो आपके पास क्या है, आपके पास 40 kg का मास है, तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करूँ तो आपके पास ये किसकी इक्वल आएगी वैल्यू, दैट इज योर, हम इसके लिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 10 kg का ब्लॉक एक्टेड अपॉन, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है स्लैब का, एक्सेलरेशन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा ये, दैट इज योर म्यू एन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन दूसरे वैल्यू जो है इस तरीके से पुट होगी,
ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा ये म्यू के विच इज इक्विवेलेंट टू क्या 10, जो कि यहाँ से ये इसके अकॉर्डिंग पुट हो रही है, एंड इनटू जी यानी 9.8 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या 40, किसके ऊपर लग रही है 40 ए यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो म्यू के की जो वैल्यू है क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, ऑफ कोर्स हमें म्यू के की वैल्यू जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है 0.40 दी गई है, तो मैं यहाँ पे 0.40 को पुट करूंगी और यहाँ पे बेटा किसके इक्वल आएगा ये 9 पॉइंट, तो 9 के साथ तो ये 98 ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बना ये 40 ए, ठीक है। तो एक्सलेशन जो है मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लेट मी चेक दिस, ठीक है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखो मैं यहाँ पे इसको सिंपल वे में करती हूँ। 40 मल्टीप्लाई बेटा 98 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डेसिमल हमने हटाया 100 लगा, और यहाँ पे एक्सलेशन को ऐसे ही रहने दिया, और 40 को हम दूसरी तरफ 40 के साथ 40 जो है कैंसिल हो गई, 98 डिवाइडेड बाय ये, तो आपके पास एक्सलेशन कितना है 0.98 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखो जरा ये हमें कहीं भी देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स हमें ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर जो है मिल गया है, ठीक है। अब देखो जो कभी भी ऐसे आपको फोर्सेस इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले, तो आप ये देखो अगर कोई भी फ्रिक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है कि ये जो है आपके पास फोर्स है, सॉरी वेट है, ये किसके ऊपर लग रहा है इसके ऊपर, तो आपने नॉर्मली यहाँ पे तो स्टैटिक फोर्स जो स्टैटिक आपके पास फ्रिक्शन है वो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वही कंट्रीब्यूट करता है। जब हम बात करते हैं कि आपके पास कितने टाइप की जो है रिजल्टेड एक्सेलरेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है किसी भी स्लैब के ऊपर, ठीक है। अब स्लैब कौन सी थी आपके पास 40 kg की थी, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो भी किसके लिए निकलेगा, आपकी जो आपको एक्चुअल में स्लैब दी गई है, ठीक है। तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाओ किस स्लैब के लिए, जिसके ऊपर जो है आपका दूसरा जो मास है वो क्या कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपको यहाँ पे ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं 24th क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ब्लॉक ए है एंड ब्लॉक बेटा आपको एक दूसरा आपको ब्लॉक यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, अब आ जा रहा है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जहां पर आपको टेंशन जो है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दो मासेस बोले गए हैं, एक मास ये है एंड एक मास ये है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर आपके पास दो फोर्सेस जो है या दो टेंशन जो है वो यहाँ पे लग रही है। अब देखो यहाँ पे हम ये सिचुएशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये जो पुली है इसको भी बेटा आपने अटैच कर रखा है एक ही सिस्टम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन जो है यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जो भी टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी, लेकिन वो बैलेंस किसके साथ हो रही है, इसके साथ बैलेंस हो रही है। तो इट मींस मुझे यहाँ पे फोर्सेस के टर्म में इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैं ये मान लेती हूँ कि आपके पास जो ये फोर्स इसके ऊपर है, यानी टेंशन की बात करूं टेंशन ए के ऊपर, या मैं इसकी फोर्स की बात करूं, यहाँ पे पहला जो है जिसका मास दिया गया है 15 kg, तो हम सभी जानते हैं कि फोर्स या बेटा क्या टेंशन किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास मास कितना बोला गया है 15, और मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको एक्सलेशन के साथ, जिसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये जो है ना आपके पास कैसे है इसका 15 जी आएगा ना 15 इंटू जी, तो जी की वैल्यू जो है मैं क्या पुट करूंगी 9.8, तो ठीक है। तो ये आपके पास ये बैलेंस करेगा, ठीक है। अब ये हम इसको एम ए की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है, जो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी कंबाइंड सिस्टम जो है कितना एक्सलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप ये भी देखो कि इसको हमने अटैच ऑलरेडी कर दिया है रोप के साथ, तो इट मींस यहाँ पे ये mg के साथ यानी 9.8 के साथ इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में करती हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना देखने को मिलेगा 147 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स आ गई या टेंशन आ गई मेरे पास ये वाली, ठीक है। अब सेम इसी सिमिलर मैनर में मुझे क्या निकालनी है, टेंशन इन द बी, तो वो ये वाली है, और इसका मास बेटा 10 इंटू जी, यानी 10 इंटू जी हम कितना कितना होगा ये, दैट इज योर 98, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेटा पता क्या लगा, ध्यान से देखते भी चलना इसको, कि एक जो है आपका मास नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते चलना, मैं यहाँ पे आपको बता क्या रही हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। अब आ गया। अब देखो एक जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, तो इट मींस यहाँ पे मुझे दोनों, अगर मुझे कंप्लीट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ये जो कंबाइंड सिस्टम की अगर बात करूँ, मुझे टोटल फोर्स अगर निकालनी है, तो एक फोर्स की डायरेक्शन बेटा ऊपर की तरफ है और दूसरे की बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो फोर्स मेरे पास कंप्लीटली यहाँ पे कितनी देखने को मिली, इसको माइनस कर दो, तो अब कितना हो गई है 9 और 49 की जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर लग रही है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को फिर आपने किसके साथ हैंग करके रखा है,
इस रोप के, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो किसके इक्वल होगा। तो आप खुद देखो जरा, फोर्स जो है कि किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स तो मैंने अभी निकाली, फोर्स कितनी आई मेरे पास 49 डिवाइडेड बाय मास। मास कितने हैं मेरे पास 15 प्लस कितने बने 10, तो कितने बने 25। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली, हाँ 25 को कर दो जरा, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब ये कितना आएगा मेरे पास 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ही यहाँ पे बोला गया है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट अगर डिवाइड करती हूँ 49 को किसके साथ, आपका डिवाइड कर दो 25 के साथ, मेरा अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है आपका 1.96। लेकिन 1.96 जो है हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं आपके एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे, बहुत से बच्चे करते हैं कि यहाँ पे वो टेंशन को ही लेके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए बना लेते हैं, फिर यहाँ पे बना लेते हैं, एंड फिर वो यहाँ पे जो है आपका एक्सेलरेशन निकाले। लेकिन आप ये देखो कि आपको सिस्टम क्या बोला गया है, पूरे सिस्टम को ये पुली जो है, ठीक है, इसको फिर से अटैच किया है यहाँ पे। तो कंप्लीट जो आपका एक्सेलरेशन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है कि पूरे सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 25th क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक बुलेट है फायर्ड फ्रॉम द गन। बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक बुलेट है जिसको आपने फायर किया, इतने ये फोर्स आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ध्यान से देखते चलना यहाँ पर हो क्या रहा है। फोर्स की वैल्यू आपको दी गई है, सब कुछ दिया गया है। फोर्स आपकी 0 हो जाती है एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। हम सभी जानते हैं व्हाट इज द एवरेज इंपल्स। अगर मैं इंपल्स की बात करूं, इंपल्स एंड फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इंपल्स होता है अगर आप फोर्स को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। कहां से कहां, टाइम मैंने 0 to t, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है वो t की फॉर्म में है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपका टाइम जो है कहां से कहां दिया गया है, देखो मुझे यहाँ पे टाइम जो है बेटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स आपको कितनी दी गई है, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी। देखो अगर मुझे यहाँ पे बोला गया कि फोर्स जो है वो 0 हो जाती है किसी टाइम के ऊपर। ठीक है, किसी टाइम जब जैसे ही ये अपने बैरल को क्या करती है, छोड़ती है, तो फोर्स 0 हो गई। तो मेरे पास 600 माइनस 2 इंटू 10⁻ बना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आपके पास जो 600 है और यहाँ पे कितना बना 2 इंटू 10⁵ तो मुझे यहाँ पे t निकालना है टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ पे t चाहिए ना, क्योंकि हमें इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो जो t की वैल्यू है कितनी आएगी, 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵, तो कितना बनेगा 2 300। तो यहाँ पे नीचे कितना है 5 है, तो 3 इंटू 10⁻, कितना बना ये 3 सेकंड मेरे पास ये आ गया। टाइम अगर मुझे आ गया तो मैं टाइम की वैल्यू जो है अब यहाँ पे पुट करूंगी। 3 इंटू 10⁻, क्या बना -3। अब ये f कितना बोला गया है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ और हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dt इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, और जैसे ही ये क्वेश्चन जो है हम किसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं dt, मतलब 600 को पहले इसके साथ, तो 600 t बना माइनस बेटा ये क्या है, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू, तो ये t dt मतलब t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये t का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 बना, और यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो 3 इंटू 10⁻, कितनी -3। जहां जहां t है वहां हमने ये वाली पुट करनी है। तो अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक और स्लाइड जो है बेटा यहाँ पे मैं चूज करती हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास, अब आ जाओ, आपके पास कितना बना पहले जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, आ जाओ देखो जरा, यहाँ पर आपके पास 600 और इंटू टी है ना, तो टी के प्लेस पे मैंने क्या बोला 3 इंटू 10⁻³ माइनस बेटा क्या आपके पास 2 इंटू 10⁻³ और t का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। t का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास 2, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब लिमिट पुट कर दी है तो हम लिमिट्स नहीं लिखेंगे, 2 को 2 के साथ इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे कितना बना आपके पास, दैट इज आपके पास ये कितना बना 1800 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे कितना बना ये आपको 10⁻, तो ये कितना बना 9 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻, बेटा क्या 5 ये बना। तो यहाँ पर देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 1800 डिवाइस को नीचे लेके चले जाओ 1000 बना। ठीक है, और यहाँ पे कितना बनाइए, दैट इज योर 9 और यहाँ पे -1 करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 0.9 ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसको जरा देखो 2 0 जो, तो यहाँ पे कितना 1.8 बना और माइनस बेटा 0.9। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स करो तो यहाँ पे कितना बनेगा अगेन 0.9।
निकाल क्या रहे हैं, इम्पल्स निकाल रहे हैं न्यूटन सेकेंड। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे कहीं पे है ऑप्शन में 0 पॉइंट, हाँ ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी में जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इम्पल्स जो है आपको ये इस तरीके से, आप इम्पल्स जो है देखो कितने तरीकों से, हम इम्पल्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। पुली के जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर लिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है ये 26 क्वेश्चन। देखो बोला क्या गया है कि आपके पास एक मास है 1 केजी का, 1 केजी है ना, 1 केजी एंड 0 पॉइंट, ये दोनों अटैच किया और आपको इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों मासेस जो है बेटा साथ में ही जुड़े हुए हैं, तो ये कहाँ एक्सलेट करेंगे, इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेंगे, हम सभी जानते हैं हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर आपको बोला क्या गया है कि आपने क्या करना है कि इतने फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू भी आपको देगी 6 न्यूटन, तो ब्लॉक मूव विद द कांस्टेंट, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो आप खुद देख के चलो जरा, एक्सेलेरेशन जो है फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। निकालना क्या है, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय बटा मास। फोर्स कितनी है 6 न्यूटन की, मासेस को क्या कर दो यहाँ पे आप एड अप कर दो, कितने बनेंगे ये 1.5। ठीक है, रुक जाओ जरा एक सेकेंड, 1.5। अब देखो बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो मासेस का सम कर देंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि फोर्स किसके ऊपर लग रही है, 1 केजी के ऊपर, और यहाँ पे जब हम कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन नजर आता है, मतलब फोर्स जो है किस मासेस के ऊपर लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाई 1 केजी के ऊपर, जिसकी वजह से फोर्स किस में प्रोड्यूस हुई, दूसरे मास में। तो बोला भी गया है कि दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ईच ब्लॉक जो है एक्सर्ट कर रहा है, मतलब दोनों ब्लॉक जो है 6 न्यूटन की फोर्स, तो ब्लॉक जो है मूव करेगा विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो किसके ऊपर, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ना, तो आपके पास दूसरा मास जो है वो क्या है आपके पास 0 पॉइंट, तो m2 मास आएगा यहाँ पे। तो m2 मास बेटा कितना है 0.5 है। ठीक है, तो कितना बना ये 60 ऊपर लेके चले गए, तो 5 1 जा और ये 2, और वो भी सी बात है एक्सेलरेशन जो है कितना है आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, दोनों मासेस को क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे m2, तो ये कितना बनेगा 6 डिवाइडेड बाय कितना 1.5, निकालते ही रह जाओ, आपके पास 4 न्यूटन। कहीं पर भी आपको ऑप्शन में मैच जो है इस तरीके से नहीं देखना पड़े। जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को करो तो देखो आप पूरे के पूरे फिगर को देखो, यहाँ से फोर्स लगने, मतलब 6 न्यूटन की फोर्स लगने की वजह से ये जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन किसके साथ अटैच पूछा गया है, आपको डायग्राम में ही बोला गया है कि एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक्स नहीं बोला गया है, कौन सा ब्लॉक मूव करेगा इस तरफ लगा रहे, तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक नजर आएगा आपको, यहाँ से यहाँ मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक, सेकंड वाला 0.5 केजी वाला, ये जो है किस एक्सेलरेशन के साथ करेगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है तो आपका आधा आंसर जो है वो आपको फिगर से ही मिल जाता है। ये वाला आपका जो ब्लॉक है ये किस एक्सेलरेशन के साथ बेटा मूव करेगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आपका आधा जो आंसर है वो आपको डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक और चैप्टर के बेसिस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक करती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कीजिए जो कोई भी अपने पीजीटी फिजिक्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच।